हेलो एवरीवन। प्रस्तावना को देखने के बाद हम लोग अब देखेंगे कि संविधान जो बना तो उसका स्रोत कहाँ कहाँ से है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि संविधान बनने से पहले भारत क्या था। ब्रिटिश इंडिया के मतलब ब्रिटिश का गुलाम था। ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, ब्रिटिश भारत कहा जाता था। तो उस समय में जब ये इसको ब्रिटिश भारत बोला जाता था यानी ब्रिटिश इंडिया, तो लगभग 70% यानी 2/3 जो है सो कंटेंट जो भी संविधान का है वो वहीं से उठाया गया है। बाकी जो रेस्ट बच गया 30% या 1/3 उसको जो लगभग उसको जो है सो अनेकों देश से ग्रहण किया गया है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों से। तो इस कारण से अभी हम उसको देखेंगे। तो ब्रिटेन से जो उठाया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में चूंकि हर एक देश का अपना अपना डेमोक्रेसी है और अपना अपना डेमोक्रेटिक रूल है, तो भारत में जो डेमोक्रेसी है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसको हम लोग जानते हैं, उसमें संसद के माध्यम से शासन किया जाता है। यानी यहाँ के जनता, यहाँ के सिटीजन्स अपने प्रतिनिधि को पार्लियामेंट भेजती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का तो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, लेकिन लोकसभा का डायरेक्ट चुनाव होता है। उसमें फिर वहां से फिर पूरे देश का शासन चलाया जाता है ना। वो तो फिर राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे तो विस्तृत उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद है कि नागरिकता। अगर नागरिकता की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे देशों में जिसमें दोहरी नागरिकता, तीसरी नागरिकता और इत्यादि है, लेकिन भारत में है एक ही नागरिकता है। मतलब ये कहने का ये मतलब है, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, डबल सिटीजनशिप है वहां पे अमेरिका में। कहने का ये मतलब है कि अमेरिका में एक तो आपको पूरे यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लेना पड़ेगा, और दूसरी आप जिस स्टेट में है वहां पे उसका भी आपको नागरिकता चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप वाशिंगटन डीसी के हैं, या कैलिफोर्निया के हैं, या ह्यूस्टन के हैं, या न्यूयॉर्क के हैं, या टेक्सास के हैं, या किसी भी स्टेट से, तो वहां का नागरिकता आपको होना ही चाहिए। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप पूरे देश के नागरिक कहे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप किसी स्टेट के, जैसे मान लीजिए आप बिहार में रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में भी रह सकते हैं, तभी भी आप भारत के नागरिक होंगे। उत्तर प्रदेश में है तो आप केरला जाके बस सकते हैं, वहां पे भी आप भारत के ही नागरिक कहेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसकी चर्चा जो है सो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 यानी 5 से 11 तक की भी गई है ना। तो वही यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है कि पूरे देश का एक नागरिकता होगा, आप एक नागरिक कहलाएंगे जो कि भारत के रूप में। उसके बाद क्या करेंगे, विधि का शासन। इसमें 2 टर्म है, एक है विधि का शासन जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसको कि जापान से लिया गया है। मतलब विधि का जो प्रक्रिया है, रूल रेगुलेशन, वो जापान से आया है, लेकिन विधि से जो शासन चलेगी वो ब्रिटेन से है। उसके बाद है कि वो कैसे बना, कैसे निर्माण हुआ, ये सब। संसद के जो अधिकार हैं, संसद के जानते ही है कि संसद का अपना विशेष अधिकार है, वो कहां से, इंग्लैंड से लिया गया यानी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली। तो भारत का जो मंत्रिमंडल सिस्टम है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार इत्यादि जो है वो कहां से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया। यानी ब्रिटेन और यहाँ पे दोनों जगह बराबर स्थिति है। फिर परमाधिकार लेख यानी अधिकार का जो सब लेख उत्तीर्ण किया गया है वो सब कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे द्विसदनवाद। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में डबल हाउस है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं। लोकप्रिय सदन के रूप में लोकसभा को जानते हैं, और उच्च सदन हो गया राज्यसभा। वैसे ही इंग्लैंड में भी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उसी के तर्ज पे भारत में भी जो है सो द्विसदनवाद की व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। फिर उसके बाद है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून, लॉ जो है ना, एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कानून के नजर में हर एक नागरिक बराबर होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके कुछ अपवाद हैं जो मतलब वो आगे चर्चा करेंगे जब उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो अब बात मतलब उसके प्रमोशन के लिए, उसके प्रिविलेज के लिए, उसको उठाने के लिए जो SC ST OBC का
जो अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया गया वो दूसरी चीज है, वो कानून में नहीं, ये इस सेंस में नहीं आएगा। मतलब इसमें है कि किसी के साथ अगर कोई ऐसा कुछ भी अगर आप कोई काम करते हैं तो लॉ के हिसाब से सबके लिए बराबर होगा, ये यहाँ सेंस है। फिर आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड से जो है सो नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और ये ऐसा है, एक दो चीज है, एक अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत ये राज्य के ऊपर है, यानी स्टेट के ऊपर है, आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये सरकार का इच्छा होगा तो लागू करेगी, सरकार की इच्छा नहीं होगी तो लागू नहीं करेगी, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और एक तो चीज है, राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करती है कि 12 लोगों को मनोनीत करती है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि पे मनोनीत करती है ना। तो वो कहाँ से लिया गया? वो आयरलैंड से, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसके बाद फिर अमेरिका की हम बात करेंगे, यानी यूएसए। अमेरिका में दो पार्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो उसमें जो है सो प्रस्तावना लिया गया, लेकिन प्रस्तावना का विचार लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से है। मौलिक अधिकार, जिसका चर्चा भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक इसकी चर्चा है, जिसको कि यहीं लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, भारत में। उसके बाद फिर न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको। होता ये है कि मान लीजिए एपेक्स कोर्ट हुआ या हाई कोर्ट हुआ, तो इस समय जो है सो कुछ डिसीजन हो सकता है कि कभी अगेंस्ट द लॉ चला जाए, या अगेंस्ट द पेटिशनर चला जाए, या अगेंस्ट द जो है सो फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स, या कुछ ऐसा ऑब्जेक्शंस बाद में इस डिसीजन के बाद अगर क्रिएट होता है तो इसके लिए खिलाफ एक पिटीशन डाला जाता है, जिसको कि बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। और इस डिसीजन को जो है सो एपेक्स कोर्ट अपने डिसीजन में अगर उसको लगेगा कि ये विधि विरुद्ध है या विधि सम्मत नहीं है या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो अपने डिसीजन को पलट भी सकती है। तो यही इसकी चर्चा की गई है, जो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। फिर उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, यानी हमारे देश में जो संविधान है वो सुप्रीम है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो सुप्रीम है। उसी के हिसाब से पूरा कंट्री चल रही है, पूरा सारा ऑर्गन्स जो भी है, बॉडी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, सारा कुछ उसी हिसाब से चल रही है। तो इसकी भी ये चर्चा कर रहा है कि ये संविधान की सर्वोच्चता वो अमेरिका में भी उसी तरह से है, संविधान की सर्वोच्चता वो वहीं से उठाया गया है। बहुत चीज ऐसे हैं जो उठाया तो गया है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके, छेड़छाड़ करके भी शामिल किया गया है। फिर उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कोर्ट क्या है? कोर्ट इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो इसलिए जो है वो अमेरिका से लिया गया। मतलब आप कोई भी, कितने भी बड़े नेता हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। जुडिशियली सुप्रीम एंड जुडिशरी सुप्रीम एज वेल एज इट इज इंडिपेंडेंट। हाँ, वैसे है कि आर्टिकल 143 की तरह जो है प्रेसिडेंट जो है अगर कुछ उसको लॉ का कोई ऐसा सलाह मशवरा करना चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेती है। उसमें भी दो क्लॉज है, एक है कि जो सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट तो फिर वो मानने के लिए बात नहीं है, बट कुछ ऐसे डिसीजंस है, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं जो उसको मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को भी, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है, और बाकी जो भी सलाह है वो उसके लिए प्रेसिडेंट मानने के लिए बात नहीं है। इसकी चर्चा हम जब उस चैप्टर में जाएंगे तो बताएंगे। उसके बाद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया। फिर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति जो चुन के जाती है, तो राष्ट्रपति हम लोग का जो प्रेसिडेंट है उसको हेड ऑफ द नेशन बोला जाता है। और इसका जो निर्वाचित राष्ट्रपति है, चूंकि जितने भी विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसको चुनते हैं, मनोनीत नहीं। तो वही निर्वाचित राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगेगा, महाभियोग के लिए दो ही आधार है, या तो असमर्थता या कदाचार, ठीक है। तो वो जो लगेगा वो कहाँ से? वो यहीं से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे भी महाभियोग लगता है, वो उसमें भी वही साबित कदाचार या असमर्थता, जो अभी हाल ही में एक यूपी के जज थे उनके खिलाफ लगाया गया है, जो अभी पारित नहीं हुआ, लेकिन होने ही वाला है, तो चल रहा है वो मामला। तो वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 360 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको बोलते हैं, वित्तीय आपात। अभी तक हमारे कंट्री में ऐसा है, कुछ नसीबी है ये कि अभी तक नहीं लगा है। एक समय था 1991 जब ये लगने वाला था,
उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह। उन्होंने ही एलपीजी फार्मूला निकाल करके वित्तीय आपात से लगने से देश को निकाल लिया बाहर, बचा लिया। पूरे विश्व की नज़र थी इस समय भारत पे कि हो सकता है कि इस बार भारत जो है सो बुरी तरह इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी में, आर्थिक संकट में फंसेगा। इस कारण से जो है सो सब देश एकदम भारत पर ही नज़र टिकाए हुए बैठे थे। लेकिन बेचारे सम्माननीय, आदरणीय, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह, जो फाइनेंस मिनिस्टर के बाद बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ही इस पर बहुत काम किया, एलपीजी फार्मूला निकाला और इसको इस समस्या से निकाला हमारे देश को। तो ये बात है। और तो हमने देखा था कुछ विदेशी स्रोत। अब आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची यानी जो भी चीज अगर राज्य भी कानून बनाती है और केंद्र भी बनाती है, तो दोनों में अगर डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए उस कानून में, तो फिर केंद्र का मान्य होगा, सेंटर का। तो वही चीज है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है जो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जैसे शिक्षा क्या था, माप तौल वन, ये सब क्या था, पहले क्या था, राज्य सूची में, जिसको कि 42वां संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसलिए आप केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी। जैसे बिहार में है तो बिहार भी बना सकती है और केंद्र सरकार, भारत सरकार भी। इसलिए केंद्र में भी मिनिस्टर होता है, एचआरडी मिनिस्टर, मतलब शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। पहले एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी, अब जो शिक्षा में एजुकेशन मिनिस्टर हो गया है शिक्षा मंत्री, और राज्य में भी होती है शिक्षा मंत्री, है ना। वो हो गया समवर्ती सूची। और केंद्र राज्य में जो शक्ति का विभाजन है, मतलब केंद्र किस क्या क्या पावर है केंद्र के पास, ये राज्य के पास अपना क्या है, तो ये सब चीज जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक, जिसको कि बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। उसके बाद है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कहीं से आप जाकर के व्यापार कर सकते हैं अपने देश में, कहीं जो है सो वाणिज्य का अपना चला सकते हैं, सब स्वतंत्र है। तो बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। अब इसने ये नहीं किया इसका मतलब आप जा रहे हैं कहीं व्यापार करने के पूरा तौर पर शुरू करें, वो नहीं, शांतिपूर्वक आप कहीं व्यापार कर सकते हैं पूरे देश में। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसका है जर्मनी। जर्मनी के संविधान को बीमर बोला जाता है, ठीक है ना। तो जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकाल में जो राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार कुछ एक्स्ट्रा हावी हो जाता है, रहता है, लेकिन वो एक्टिव जो हो जाती है वो यही जर्मनी के बीमर संविधान से। उसका कनाडा की बात करें तो संघात्मक विशेषता, यानी संघ के पास क्या क्या ज्यादा विशेषता है, वो कनाडा से लिया गया, क्योंकि कनाडा में संघात्मक चीज ज्यादा मजबूती के साथ दिया गया है। अपशिष्ट शक्तियां, जो भी चीज ना सेंटर, ना राज्य सूची में है, ना केंद्र सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उससे जो बच गए वो सारी चीज जो है सो अपशिष्ट शक्तियां में डाल दिया गया और वो केंद्र के पास दे दी गई। वो कहां से लिया गया है, यही कनाडा से। इसको रेसिडुअल पावर बोलते हैं। फिर राज्यपाल का नियुक्ति कैसे होगा। अभी जो भी सत्ता होती है केंद्र सरकार में, केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करती है कि फलाने स्टेट में आप राज्यपाल को भेज दीजिए, या फलाने स्टेट से राज्यपाल जो है सो फलाने स्टेट में ट्रांसफर कर दीजिए, या कोई किसी नए व्यक्ति को राज्यपाल किसी स्टेट में जाकर के नियुक्त कीजिए। इत्यादि चीजें जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है वो सारा चीज जो है सो यहीं से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। और अभी हम देखे थे केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो कि बिहार का राज्यपाल बना दिया गया कुछ दिन पहले, और बिहार के राज्यपाल को फिर दूसरी जगह डाल दिया गया, तो ये केरल डाल दिया गया। इस तरह से जो है सो ये सब चीज होता है ना। और संघ और राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन, दो चीज है। यहाँ भी आप देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका अलग क्राइटेरिया है, इसका अलग क्राइटेरिया, जो हम उस सेंटर और स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे ना उसमें इस चीज को विस्तृत चर्चा करेंगे, चूंकि नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद पीछे भी हम चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेती है, तो सलाह जो लेती है वो किस आर्टिकल में, वो आर्टिकल 143 में वर्णित है, जो कि यही, और वो लिया कहाँ गया है, कनाडा के संविधान से। यानी सुप्रीम कोर्ट से जो न्यायिक परामर्श लेगी राष्ट्रपति के द्वारा, कोई अगर कानून की विविधता है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा मसला है या कुछ भी ऐसा जो विधि से संबंधित मामला है, तो आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति लेगी सलाह, और उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बात नहीं है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस को छोड़ करके, तो वो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ना,
जो स्टेट चुन करके भेजती है वो दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्य का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति वो आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद संविधान जो संशोधन होती है 3 तरह से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। मतलब ये हुआ साधारण बहुमत का मतलब हुआ कि टोटल जितना उसका 50 प्लस जो हो गया तो साधारण बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब हो गया 2/3, और विशेष बहुमत आधे राज्य की हम बात करेंगे तो उसमें 2/3 तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो 14 गो स्टेट है इंडिया, 28 गो जो स्टेट है, 28 राज्य हैं भारत में, तो उसमें से कम 15 राज्यों का समर्थन चाहिए, तो वो हो जाएगा। वो तीनों जो संविधान में संशोधन होती है वो आर्टिकल 368 के तहत, जो कि ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है। तो पहले तो जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 42वां संशोधन हुआ था संविधान में 1976 में, तो उस समय में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था, तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे। लेकिन जब 86वां संशोधन हुआ 2002 तो उसमें शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गार्जियन, अभिभावक या जो भी उसके केयरटेकर हैं उनको अनिवार्य रूप से जो है सो शिक्षा देना पड़ेगा प्राथमिक भाषा में, या 6 से 14 साल के जो है सो वो प्राइमरी एजुकेशन वो उनको देना पड़ेगा, ये लिखा गया है। और जो विकलांग है या मान लीजिए ब्लाइंड है, जो बधिर हैं, ब्लाइंड हैं, डीफ हैं या आंख से अंधे हैं तो इत्यादि जो है उनको 18 साल यानी 6 से 18 साल तक कम से कम उसको अनिवार्य शिक्षा देना पड़ेगा। ये सब चीज़ जो है सो ये यही रूस के संविधान ये मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। लेकिन पहला जो 10 गो था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था और ये रूस से लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्रांस, सारे देश तो लगभग हो चुके हैं, तो फ्रांस जो है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जैसे हमारा इंडिया क्या है वो भी गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हेड ऑफ नेशन जो है, हेड ऑफ द नेशन चुना नहीं जाएगा, है ना, वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होंगे। जैसे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये कहने का मतलब है। तो ये जो है सो ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। और मिडिल क्लास जो एक टर्म देखते होंगे, मिडिल क्लास, वो फ्रांस का ही दिया हुआ है, मिडिल टर्म, मिडिल क्लास। तो कहने का मतलब बच गया फ्रांस। तो फ्रांस जो है सो फ्रांस की अगर हम बात करेंगे तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों बात जो है सो ये फ्रांस की दिन है, यानी फ्रांस के संविधान से, यानी फ्रांस से लिया गया है ना। और जापान, अभी हम बताए थे विधि का शासन जो है सो इंग्लैंड, ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से लिया गया है ना। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वो रूस से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, टेक योर टाइम प्लीज।